तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? हाँ, घर से लेता हूँ। ठीक, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो ये होता क्या है। सबसे पहले इसका सेक्शन पे आइए आप। अपना बेरेक्ट ओपन करिए 314 ऑफ बीएनएस। ठीक है, प्लीज ओपन सेक्शन 314 ऑफ बीएनएस। 314 ऑफ बीएनएस। देखो, बहुत ध्यान से देखना क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन होता क्या है। देखो, अब यहां पर लिख रहा है whoever dishonestly misappropriates or convert to his own use any movable property। क्लियर? बस इतना सा समझना है आपको। ठीक, इतना सा समझना है। वो एक ही बात है। मनीषा मनीषा सोनी, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। क्लियर? दोनों लिख सकते हो। अब देखो, ध्यान रखना, ध्यान रखना, छोटी सी चीज है। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट करते हो या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है, तो इस ये क्या है, ये इसका एक्टस रियस है। ये इसका एक्टस रियस है कि कोई भी पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन केवल किसका होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हो डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली का मतलब समझ रहे हो, या तो किसी को रॉन्गफुल गेन हो या तुम्हें रॉन्गफुल लॉस हो या तुम्हें रॉन्गफुल गेन हो। ये मैंने थेफ्ट में आपको डिटेल में बताया था। क्लियर? तो अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लो तो उसे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है, आप थेफ्ट में ये पढ़ते हैं कि सपना कुमारी सिंह, नहीं, आपकी चैट ब्लॉक नहीं है बेटा, आ रहे हैं आपके मैसेज। जब मुझे रिप्लाई करना होगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। अभी आप केवल इस पे ध्यान दो बीच बीच में। और मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बीच में कोई भी मैसेज मत करा करो। देखो, अब 314 को जब हमने देखा, 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसमें लिख रहा है कि अगर आप डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करोगे, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएट करोगे या फिर उसे कन्वर्ट इट टू हिज ओन यूज, टू हिज ओन यूज। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे अगर आप डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करो, ठीक है, उसे आप डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करो। क्लियर? मिस एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? मिस एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? मतलब जिस जगह वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसे उस जगह से आपने क्या कर दिया, वहां से अलग कर दिया। क्लियर? या फिर आपको प्रॉपर्टी कहीं पर देनी थी, कहीं पर रखनी थी, उसे उस प्रॉपर्टी को आपने वहां ना रख के आपने उसे प्रॉपर्टी को अपने पास आप क्या करे रहे, अपने पास स्टोर करके रखे रहे। क्लियर? तो ये क्या है, ये मिस एप्रोप्रिएशन है। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब जहां पर उस चीज को होना चाहिए था आपने उसे अपार्ट कर दिया, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी,
आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसे आपको एक सर्टेन एक एप्रोप्रिएट जगह रखना था, बट आपने उसे वहां ना रखकर अपने पास रखे रहा। क्लियर, अपने पास आप रखे रहे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे कि आपने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। ठीक है, तो मिस एप्रोप्रिएशन क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएशन में जरूरी नहीं है कि आप किसी के पोजीशन से ही बाहर निकालें प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप प्रॉपर्टी को लें या मूव कराएं, नहीं। आप सपोज करो, ठीक है, इसमें देखो, इसमें बहुत ध्यान से समझना, यही अंतर है बस थेफ्ट में और मिस एप्रोप्रिएशन में, कि वहां पर जैसे ए है और ये बी है, मान लो ए को चोरी करनी है, बहुत ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। बी के पास एक प्रॉपर्टी रखी हुई है, बी के पास एक प्रॉपर्टी रखी हुई है, इसका मोबाइल फोन रखा हुआ है, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इसको मूव कराएगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इसे मूव कराएगा इसके पोजेशन से, इसके पोजेशन से। क्लियर, तो देखो, ये जो ए के पास प्रॉपर्टी आ रही है, ये जो ए के पास प्रॉपर्टी आ रही है, ये कैसी आ रही है? डिसऑनेस्टली आ रही है, डिसऑनेस्टली आ रही है। मतलब ए के पास ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये डिसऑनेस्टली आ रही है। क्लियर, मतलब इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। उस प्रॉपर्टीज को लेते वक्त ही क्या है? उस प्रॉपर्टी को लेते वक्त ही क्या है? इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। क्लियर, बट देखो, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी प्रॉपर्टी ए के पास होगी। क्लियर, मतलब ए के पास बी की प्रॉपर्टी होगी, बी इज फोन। क्लियर, ए के पास बी की प्रॉपर्टी होगी, कैसे आई होगी इसके लिए सेक्शन साइलेंट है, कैसे आई होगी इसके लिए सेक्शन साइलेंट है, बहुत दिमाग लगा के सोचना, टेक्निकल चीज है। क्लियर, मैं कह रहा हूं कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए इसके पास बी का फोन ऑलरेडी होगा, उसके बाद ही मिस एप्रोप्रिएशन होगा। मान लो कैसे आया होगा इसके लिए सेक्शन साइलेंट है। अब हम मान के चलते हैं कि मान लो ये रॉन्गफुल तरीके से आता, अगर ये रॉन्गफुल तरीके से आता यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसे लेके आता, तो वो या तो थेफ्ट हो जाता या फिर एक्सटॉर्शन हो जाता, या तो वो थेफ्ट हो जाता या फिर एक्सटॉर्शन हो जाता। क्लियर, इसका मतलब ये है कि जब ए के पास बी की प्रॉपर्टी आई होगी तो वो इनिशियली कैसे आई होगी? इनोसेंटली। इनिशियली कैसे आई होगी? इनोसेंटली आई होगी। अब चाहे बी ने खुद दी हो, बी ने खुद दी हो, या ए उसे अपना समझ के ले आया हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी लेते वक्त डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, अगर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को मूव नहीं करा रहा, तो थेफ्ट तो होगा नहीं, डिलीवर हो नहीं रही, एक्सटॉर्शन भी नहीं होगा, तो उसके पास प्रॉपर्टी आ तो रही है इनोसेंटली। क्लियर, बट उसके पास जो बी की प्रॉपर्टी पहुंच गई है ना, अब उसके बाद वो सोच रहा है कि ओ वो अच्छा, ये तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास तो बी का फोन आ गया, ये तो मेरे फोन से भी ज्यादा अच्छा फोन है, तो अब मैं इसे अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर लेता हूं। अब यहां पे इसका मन बदल गया, डिस डिसऑनेस्टली कन्वर्ट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, टू हिज ओन यूज। तो ये जो चीज है ना, ये चीज इस अपराध को क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बना देगा। क्लियर, ये जो चीज है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, इनोसेंटली, मैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर प्रॉपर्टी को लाता तो थेफ्ट होता, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से या रॉन्गफुल तरह से प्रॉपर्टी मेरे पास आती तो एक्सटॉर्शन होता। बट मेरे पास सामने वाले की प्रॉपर्टी है और अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ, इसका मतलब सामने वाले की प्रॉपर्टी मेरे पास बिना बैड इंटेंशन के यानी कि इनोसेंटली मेरे पास आ गई है। बाद में अगर मैं उसे मिस एप्रोप्रिएट करूं, मतलब मुझे अब बी का फोन है तो बी को लौटा देना चाहिए, उसकी एप्रोप्रिएट जगह यहां पर है, बट मैं अपने यूज में नहीं ले रहा, बट फिर भी बंद करके मैंने अपनी अलमीरा में उसे रखे रहा। क्लियर, उसे रखा हुआ है ना, अब वो अपने यूज में नहीं ले रहा, मैंने अपने यूज में कन्वर्ट नहीं किया, बट उसे जहां पहुंचाना चाहिए था वहां भी उसे पहुंचने नहीं दिया, तो मैंने उसे क्या कर लिया? डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट अगर मैं किसी वस्तु को करता हूं तो भी अपराध क्या बनेगा?
क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर? तो बहुत सीधी सी बात है, जब हम डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो ये ए है, इसके पास इनिशियल प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो कैसे आएगा? इनोसेंटली आएगा। ठीक है, मतलब इस पे कोई प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे बाद में ये क्या करता है? डिसऑनेस्टली या तो मिस अप्रोप्रिएट करे, यानी कि जहां उसे जाना चाहिए था वहां उसे ना पहुंचने दे, या फिर उसे कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट इट टू ओन यूज। क्लियर? तो अगर डिसऑनेस्टली इन दोनों में से कोई एक चीज कर लेता है तो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल हो जाएगा। वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए लायबल हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वेरियस एग्जाम्पल। जैसे मान लो ये रोड है। क्लियर? ये रोड है। अब ये यहां से ये जा रहा है बी। क्लियर? तो जब ये जा रहा था तो अपना पर्स ये यहां पर गिराकर चला गया, अपना पर्स गिराकर चला गया। ठीक है, पर्स ऑफ बी। ठीक, अब यहां से ए आ रहा था, ए को ये पर्स पड़ा हुआ मिल गया, ए को ये पर्स पड़ा हुआ मिल गया। तो अब देखो, कोई इसने चुराया क्या? कोई इसने धमका के उससे लूटा, उसे धमकाकर क्या पर्स को मांगा? क्या इसकी जेब से चुराया? नहीं, इसके पास बी के पर्स की जो पोजेशन आई है वो इनोसेंटली आई है, इनोसेंटली आई है। तो ना तो थेफ्ट होगा, अगर अगर आपके पास पोजेशन आ रहा है इनोसेंटली, मतलब आपके पास पोजेशन रॉन्गफुल तरीके से नहीं आ रहा, तो फिर ना थेफ्ट होगा ना एक्सटॉर्शन होगा, क्योंकि वहां तो प्रॉपर्टी मूव ही कैसे करेगी? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। क्लियर? तो आप ये मान के चलो कि ये जो ए है इसके पास बी के पर्स का पोजेशन इनोसेंटली आया है, बट इसने क्या किया? इसने बाद में इसका पर्स देखकर इसे लालच आ गया और इस पर्स में जो पैसे थे उसे अपने ऊपर खर्च कर लिए, कन्वर्ट इट टू हिज ओन यूज, कन्वर्ट इट टू हिज ओन यूज। अगर ये पर्स इसे लौटा देता तो कोई अपराध नहीं बनता। क्लियर? बट इसके मन में क्या आ गया? डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गई, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इसे पर्स अपने अगर फायदे के लिए यूज कर लिया तो इस पे अपराध बनेगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर? बताइए फटाफट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस यहां पर देखो एक ही हैक है पहचानने का, वो हैक है कि आपके पास क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में आपके पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो इनोसेंटली आएगी, रॉन्गफुल तरीके से नहीं आएगी, क्योंकि रॉन्गफुल तरीके से अगर प्रॉपर्टी आएगी तो फिर कैसे भी ये बनेगा नहीं, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन बनेगा। अगर इनोसेंटली प्रॉपर्टी आ रही है उसके बाद आप उसे मिसएप्रोप्रिएट करोगे या फिर कन्वर्ट करोगे अपने यूज के लिए, तभी मिसएप्रोप्रिएशन होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ, क्लियर हुआ? उसके लिए आशीष शर्मा अलग सेक्शन है, 315 पढ़ लीजिएगा एक बार आप, है ना? 315 पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड। ठीक है, अगर आप कोई चीज अगर आप डेड बॉडी से चुरा रहे हो या वहां से ले रहे हो तो वो अलग सेक्शन उसके लिए बना दिया है। ये भी आएगा अभी प्रगति शुक्ला, आप आराम से, अभी मैं सब बताऊंगा। जितना समझाया है उतने में कोई दिक्कत आई है नहीं आई, ये बताओ बस। ठीक है, अभी आगे आएगा, धीरे धीरे तो बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे तो पढ़ेंगे। फाइंडर ऑफ गुड्स कह सकते हो। अब देखो, अब मैं इसमें आपको पहले तीन चार एग्जाम्पल कराता हूं।
नहीं होगा। आशी पाठक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मान लो आप स्विमिंग पूल में हो और आपको स्विमिंग पूल के अंदर एक अंगूठी मिलती है। ठीक है, अंगूठी मिलते ही, अब अंगूठी अंगूठी मिलती है, अंगूठी मिलने के बाद उसे आप यूज करने लगते हो, उसे आप यूज करने लगते हो। ठीक है, बताओ क्या ये होगा? आप स्विमिंग पूल में हो और आपको वहां पर एक अंगूठी मिलती है, उसे आप अंगूठी को उठाते हो और पहन लेते हो और यूज करने लगते हो। ये क्या होगा? क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको मिली, आपने कहीं से ली नहीं, आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कहीं से चुराई नहीं, किसी से एक्सटॉर्ट नहीं करी, आपको इनोसेंटली मिली, है ना, और उठाते ही आप उसे यूज करने लगे कि यार अच्छा सोने की अंगूठी है, इसे तो मैं पहनूंगा। क्लियर? देखो होता क्या है, मान लो यहाँ पे देखो मिस एप्रोप्रिएशन कैसे हो रहा है। यदि आप प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करो, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएट करो, या फिर प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्टेड टू ओन यूज, कन्वर्टेड टू ओन यूज। अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज कर रहे हो, बट मेन क्या है, मेंस रिया, अगर आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है ये करने के पीछे, अगर ये करने के पीछे आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, तो ही मिस एप्रोप्रिएशन बनेगा। क्लियर? अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप रास्ते में चल रहे हो, आपको एक पर्स पड़ा हुआ मिला और आपने बहुत कोशिश करी कि उस पर्स का मालिक आपको मिल जाए। जैसे आपने पर्स में सारे आईडी कार्ड देखे, कोई आईडी कार्ड नहीं था। आपने न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया कि भाई फोटो के साथ मुझे ऐसा ऐसा क्या मिला है, ऐसा ऐसा पर्स मिला है, अगर किसी का हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और इसमें इतने रुपए हैं, ये कागज हैं। ठीक है, एक महीना निकल गया, कोई भी नहीं आया, है ना। फिर उसके बाद क्या करा आपने, पैसे को खर्च कर लिया। क्लियर? आप पैसे को ऐसा थोड़ी दफना दोगे, पैसे को अपने खर्च कर लिया, तो यहां पर आपने रीजनेबल पूरा रीजनेबल मींस का यूज किया उसे ढूंढने के लिए, फिर भी नहीं मिला, तो उसके मालिक को ढूंढना, ठीक है, उसके मालिक को ढूंढना आपकी इंटेंशन शो करेगा कि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी। क्लियर? तो अगर आप उसके मालिक को खोजने का प्रयास करते हो, प्रयास करने के बाद भी उसका मालिक ना मिले, उसके बाद आप उस चीज को यूज कर लो, तो आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं मानी जाएगी, और ऐसे केसेस में क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? मतलब कोई आया, कोई मेरा दोस्त आया मेरे पास, बोल रहा है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, रीजनेबलनेस चेक करी जाती है बस। मेरा दोस्त मेरे पास आया, बोला कि जो है मुझे अपनी एक बुक दे दो पढ़ने के लिए। ठीक है, मैंने पढ़ने के लिए उसे बुक दे दी। क्लियर? अब मेरी प्रॉपर्टी उसके पास पहुंच गई इनोसेंटली, बट एक महीना निकला, 6 महीने निकले, एक साल निकल गया, और उसे लग रहा है कि यार अब तो ये भूल गया होगा अपनी बुक को, ऐसा करता हूँ इसकी किताब में बेच देता हूँ, है ना। तो उसने क्या करा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मेरी प्रॉपर्टी को अपने यूज में कन्वर्ट कर लिया, उसे बेच दिया। तो वो क्या होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लो आपको एक जमीन पे चेक पड़ा हुआ मिला, ब्लैंक चेक और साइंड चेक। ठीक है, अब आप पे चेक है, आप अपना नाम और रुपए भर के बैंक से पैसे निकाल के लेके आ गए, वो क्या होगा, ये भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा। भाई क्योंकि चेक एक ऐसी चीज है जिसका मालिक आसानी से ढूंढा जा सकता है, बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसे अपने यूज में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या होगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन होगा। इज दिस क्लियर? बताओ, ये क्लियर आपको? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्लियर है?
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भूले हो तो आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है तो मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। रोड पर रिंग मिली, कोई मांगने नहीं आया, और उसकी वजह हमारे पास वैलिड होगी। हाँ वैलिड होगी बेटा, वैलिड होगी। अगर आपने ढूंढने का प्रयास किया है और फिर भी उसका मालिक नहीं मिला तो आप उसे यूज कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन अभी समझाता हूँ, शिखा त्रिपाठी। चलो एक बार बेयर एक्ट निकालिए, बेयर एक्ट में एक बार देखते हैं सेक्शन। देखो लिख रहा है कि अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्लियर? देखो इसका मतलब है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, मिस अप्रोप्रिएट किया केवल कुछ घंटों के लिए। क्लियर? अब मान लो तुम्हारे पास कोई सामान आने वाला है जिसका उपयोग तुम्हें करना है, ठीक है, उससे तुम क्या हो जाओगे, उससे ज्यादा और ज्यादा सुंदर बन जाओगे। बट तुम्हारा दोस्त था जो तुमसे जलता था, उसने कहा इसके सामान जो आ रहा है, इसने जो प्रोडक्ट मंगाया उसे इस तक पहुंचने नहीं दूंगा। और जब उसे पार्टी में जाना था सुंदर बन के, है ना, तो आपने सोचा कि यार जब इसकी पार्टी निकल जाएगी ना तब इसे प्रोडक्ट दे दूंगा। ये सोचेगा कि जो है डिलीवरी वाले ने लेट कर दिया, तो मैंने क्या करा, डिलीवरी वाले को कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ, मुझे दे दो। क्लियर? या फिर उसके गेट के बाहर जाके खड़ा हो गया, डिलीवरी वाला मुझे दे गया। ठीक है, दोस्त समझ के मैंने उसका प्रोडक्ट रख लिया और उसे अपने घर ले गया। ठीक है, उसे अपने घर ले गया ये सोच के कि मैं इसे कल दे दूंगा। क्लियर? तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी मिस अप्रोप्रिएशन होगा। क्लियर? मैंने उसे कल दे दिया तो मैंने उसका मिस अप्रोप्रिएट फॉर अ टाइम करा, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड किया, है ना। तो ऐसे केसेस में भी मिस अप्रोप्रिएशन का अपराध माना जाएगा, उतनी ही सजा मिलेगी। थैंक यू शादेब अब्बास। वो मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, आपकी इंटेंशन चेक करी जाएगी हर्ष। क्लियर? तो ये एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो केवल टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ देर के लिए, फिर भी मिस अप्रोप्रिएशन माना जाएगा। ये कह रहा ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड बियरिंग अ ब्लैंक इंडोर्समेंट। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट है, आप ऐसा मान के चलो कि सरकार का एक ऐसा कागज जिससे आपको पैसे मिल जाएंगे। क्लियर? तो देखो जेड जेड का एक प्रोमिसरी नोट होता है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। ठीक है, सरकार का एक ऐसा पर्चा जिससे जेड को पैसे मिल जाते, वो मिल गया ए को। ठीक है, उसमें ब्लैंक था, नाम नहीं लिखा हुआ था जेड का, था वो जेड का बट नाम नहीं लिखा हुआ था। क्लियर? ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड, उसे पता था कि साहब जेड का है, प्लेजेस इट विद अ बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। उसने कहा कि देखो ये 1 लाख रुपए सरकार मुझे देने वाली है, ये मेरी गारंटी आप रख लो, मैं जेड हूं, ये गारंटी रख लो, मतलब ये प्रोमिसरी नोट मेरा है, जेड का नहीं है, ये मेरा है और मुझे इसके बदले लोन दे दो। क्लियर? ठीक, और उसने उसके बदले लोन दे दिया, फिर बाद में लोन चुका दिया, लोन चुका दिया, और वो गवर्नमेंट का प्रोमिसरी नोट था, फिर जेड को जाके दे भी दिया। तो इसने उसकी प्रॉपर्टी को, जेड की प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया, पर कुछ वक्त के लिए किया, उसके बाद उसे वापस लौटा दिया, फिर भी वो क्या होगा, मिस अप्रोप्रिएशन के लिए लायबल होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हो, ठीक है, अगर आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हो कुछ वक्त तक के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, तब भी वो मिस अप्रोप्रिएशन ही कहलाएगा। पेरिसेबल नेचर है तो रीजनेबल टाइम के लिए ढूंढो मालिक को, वरना खुद यूज कर लो।
क्लियर? जैसे इसका एक्सप्लेनेशन 2 है, इसका एक्सप्लेनेशन 2 मैंने आपको बताया कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली, आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली जिसके बारे में आप मतलब जो किसी के पोजीशन में नहीं थी, जैसे सड़क पर कोई चीज पा जाना, ठीक है, कहीं अननोन जगह कोई चीज रखी मिल जाना, है ना? तो वो चीज अगर आप उठा के यूज कर लेते हो तो वो कोई अपराध नहीं है। बट अगर आपको पता है कि मैं इसके मालिक को ढूंढ सकता हूं, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसका मालिक बहुत आसानी से मिल सकता है, तब आपने बिना मालिक को ढूंढे अगर उसे यूज कर लिया तो भी आप क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए लायबल माने जाएंगे। क्लियर? तो भी आप क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए लायबल माने जाएंगे। उज्जवल, इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन ये था कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट कर रहे हो टेम्परेरी पीरियड के लिए, क्लियर, जैसे आपका कोई सामान था, वो सामान में आपने मुझे दिया था कि 2 दिन के लिए आप मेरा सामान रख लो, क्लियर, रखने के लिए दिया था, बट मैंने क्या किया, आपको लौटाने की बजाय, आप भूल गए, आपको लौटाने की बजाय उस सामान को गिरवी रखकर मैंने लोन ले लिया, है ना? और मैं अपना काम करने लगा उस पैसे से। फिर बाद में जब आपने मुझसे वो सामान मांगा, क्लियर, तो मैंने वो क्या करा, लोन चुका के वो सामान आपको लाके वापस दे दिया। ये भी क्या है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है। क्लियर? ये भी क्या है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है, क्योंकि 2 दिन के बाद आपको वो सामान उसे दोस्त को वापस लौटा देना था, बट आपने उसे क्या किया, उससे अपार्ट कर दिया। क्लियर? उसे मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। इसके इलस्ट्रेशन आपको खुद पढ़ने हैं। क्लियर? इसके इलस्ट्रेशन आपको खुद पढ़ने हैं। अब पढ़ना है आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 616 बात करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अगर आईपीसी की बात करें तो 405, सेक्शन 405 आईपीसी, सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी। अब देखो, पहले बेरेक्ट रीड करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। whoever being any manner interested with the property। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टमेंट, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब आपका अपराध 314 से 316 में चला जाएगा, मतलब आपका जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे चला जाएगा, केवल एक ही चीज से, वो है इंटरेस्टमेंट। कैसे जाएगा ये मैं बताता हूं। कह रहा है कि whoever being in any manner interested with the property or with any dominion over the property dishonestly misappropriate or convert it to his own use that property, or dishonestly use or dispose of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust। अब देखो इसे बहुत आसान भाषा में आप समझिए। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले पढ़ा कि ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, इसका परेशान इसे कैसे आया था, इनोसेंटली। क्लियर? इनोसेंटली, कैसे भी आया हो, इनोसेंटली इसके पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ना तो इसने एक्सटॉर्ट की थी किसी से, ना इसने किसी से चुराई थी, इसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी इसने क्या करा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इसने उसे मिस अप्रोप्रिएट कर दिया या फिर कन्वर्ट कर दिया अपने यूज के लिए। क्लियर? ये दोनों चीज करेगा तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए लायबल हो जाएगा। देखो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केवल एक चीज कहता है कि ये ए है, इसके पास प्रॉपर्टी आई है और प्रॉपर्टी आने का कारण है इंटरेस्टमेंट। प्रॉपर्टी आने का कारण क्या है, इंटरेस्टमेंट। अगर इंटरेस्टमेंट की वजह से प्रॉपर्टी आई है, इंटरेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अगर मैं ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बना दूं कि मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पे आए या फिर मेरी प्रॉपर्टी तुम मैनेज करो,
ठीक है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने एक एजेंट रख लिया, उस एजेंट का काम था कि मेरे पैसे को जो है सही जगह इन्वेस्ट करना। क्लियर? जैसे जैसे यहाँ पे मान लो ये जो स्टडी आईक्यू है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप फीस क्या डायरेक्ट मालिक के खाते में थोड़ी जमा करते हो। यहाँ पर क्या है, एक अकाउंटेंट है, तो हमने उसे इस पोजीशन इस पावर से इंटरेस्ट किया हुआ है कि आप सारा फीस जो आएगी वो अपने पास लोगे और फिर उसे बैंक में जमा करा दोगे। क्लियर? तो इंटरेस्टमेंट की वजह से प्रॉपर्टी आ रही है। जैसे बैंक में क्लर्क्स होते हैं, है ना, आप बैंक को पैसा जमा कर रहे हो, है ना, तो वो क्लर्क को पैसे देके आते हो आप कि भैया मेरे अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट, ये डिपॉजिट फॉर्म है और ये 10,000 रुपए हैं, आप मेरे 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर देना, है ना। तो उसकी ड्यूटी है, उस पर क्या है, एक उस वो वहां पर क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। क्लियर? उसका काम क्या है कि जो भी पैसे देकर जाएगा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में मैं जमा कर दूंगा। तो वो बैंक का पैसा है भाई, आप बैंक को देने जा रहे हो, है ना, बट बैंक का पैसा किस पर जा रहा है, उस क्लर्क पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टमेंट है, बैंक ने इस काम के लिए उस आदमी को रखा हुआ है। तो किसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन कैसे आ रहा है, किसी इंटरेस्टमेंट के थ्रू। क्लियर? इंटरेस्टमेंट के थ्रू। और अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन इंटरेस्टमेंट की वजह से आ रहा हो, क्लियर, कोई इंटरेस्टमेंट मतलब कोई ट्रस्ट करके आपको प्रॉपर्टी रखने को दे रहा है। जैसे मान लो बसेस चलती हैं, बसेस में कंडक्टर होते हैं क्या लेने के लिए, किराया लेने के लिए। क्लियर? तो वो कंडक्टर का पैसा थोड़ी है, रात में जाके वो मालिक को पैसे देता है। ठीक, तो अब क्या हुआ, मान लो उस पर वो बस का किराया उस कंडक्टर पे क्यों आ रहा है, इंटरेस्टमेंट की वजह से। मैंने उसे रखा हुआ है इस चीज के लिए कि वो मेरा पैसा कलेक्ट करे और रात में मुझे आके दे दे। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आती है इंटरेस्टमेंट की वजह से, और उस प्रॉपर्टी को अगर आप क्या करते हो, मिस एप्रोप्रिएट करते हो या फिर अपने कन्वर्ट के लिए यूज करते हो, क्लियर, तो अपराध सेम है, अपराध सेम है। बट इंटरेस्टमेंट की वजह से आपके पास प्रॉपर्टी आई थी, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की जगह आपका अपराध क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बताइए, समझ में आया? बस एक ही अंतर है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, केवल एक ही अंतर है। यहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आई है, इंटरेस्टमेंट की वजह से। क्लियर? तो यहां पर इंटरेस्टमेंट को बस समझना जरूरी है, और इसीलिए इंटरेस्टमेंट पे एक आप वो लिख लीजिए, इंटरेस्टमेंट पे एक पैराग्राफ में लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टमेंट ही है जो 314 से 316 बना देगा, 314 का ऑफेंस 316 का ऑफेंस बना देगा। क्लियर? हाँ, पब्लिक सर्वेंट का भी ऐसे ही होता है। एक लिख लो, प्लीज राइट वन पैरा, प्लीज राइट वन पैरा। फॉर इंटरेस्टमेंट, for interestment, for the purpose of 316 of BNS, for interestment, for interestment, for interestment, for the purpose of section 316 of BNS, for the purpose of section 316 of BNS, there has to be a relationship of faith, there has to be a relationship of faith, there there has to be a relationship of faith, and at the same time, and at the same time, and at the same time, the person interesting the property
and at the same time the person entrusting the property should have given up should have given up should have given up his possession of the said property. His possession of the said property. Has given up his possession of the said property. Therefore, as long as the person retains his constructive possession, as long as the person retains his constructive possession, it cannot be said to be entrustment. It cannot be said to be इंटरेस्टमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि यार जरा मेरी प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए संभालो, मैं जरा काम करके आता हूं। दिस इज नॉट इंटरेस्टमेंट। क्लियर? ये तो उसका ही पजेशन माना जाएगा जो प्रॉपर्टी देकर गया है। क्लियर? ये पजेशन क्या कैसा हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव पजेशन हो जाएगा। क्लियर? इंटरेस्टमेंट क्या होता है कि पूरी तरीके से, पूरी तरह से हर प्रकार के राइट ऑफ प्रॉपर्टी के तुम्हारे कि साहब अब पैसा तुम्हें लेना है मेरे बिहाफ पे। क्लियर? मैं तुम्हें राइट देता हूं कि तुम्हें पैसा वसूलने का अधिकार है मेरे बिहाफ पे। ये इंटरेस्टमेंट है। क्लियर? बट मैं कहता हूं यार जरा ये 2 मिनट के लिए पैसा पकड़ना, मैं जरा एक काम करके आता हूं। दिस इज नॉट इंटरेस्टमेंट। क्लियर? क्या लिखा? इट कैन नॉट बी सेड टू बी इंटरेस्टमेंट। इट कैन नॉट बी सेड टू बी इंटरेस्टमेंट। कोमल, यहाँ पर प्रॉपर्टी दोनों होती हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। अच्छा, इसने हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, एक बार सेक्शन देख लो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। देखो ये कह रहा है हुएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, मतलब कैसे भी अगर मेरे पास किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट है। क्लियर? और मैं उसे क्या करता हूं, मैं उसे डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता हूं। क्लियर? तो मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल होऊंगा। क्लियर? फिर आगे लिख रहा है कि or dishonestly uses or disposes of dead property in violation of any direction of a law prescribing the mode in which such trust is to be discharged। ठीक है? या फिर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको मेरे पैसे को ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है। ठीक है? बट आप वहां इन्वेस्ट ना करके अपने मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या माना जाएगा? वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। क्लियर? या फिर आपने क्या करा, आपने आपके पास प्रॉपर्टी थी, आपने वो अपने यूज के लिए कन्वर्ट नहीं की बट उसे डिस्पोज कर दिया। ठीक है? और ऐसे डिस्पोज कर दिया जैसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, मतलब आपको प्रॉपर्टी इंटरेस्ट थी, वैसे ना करने के लिए आपने क्या करा, वैसे ही डिस्पोज कर दिया, तो भी क्या माना जाएगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। ठीक है, इसका और कुछ नहीं पढ़ना आपको, इलस्ट्रेशन बस आपको देखने हैं। आपको दो काम करने हैं बस। देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है एक बार दोबारा देखो। देखो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से किसी प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट आपके पास आया है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को क्या करते हो, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर दो, या फिर अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर दो, या फिर मान लो इंटरेस्टमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको मिला है और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही इस्तेमाल करना है, और आप वैसे इस्तेमाल ना करके किसी और प्रकार से इस्तेमाल कर देते हैं, तो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध बनेगा। क्लियर नरेंद्र सिंह? ये कह रहा है पूरा सेक्शन। क्लियर? ये कह रहा है पूरा सेक्शन, बाकी इसके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करने। बस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पनिशमेंट करना,
और पहले क्या था, पहले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक सेक्शन था और फिर बाकी के सेक्शन में एग्रीवेटेड फॉर्म्स थे। क्लियर, इसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स आपको अब एक ही सेक्शन में डाल दिए हैं, सब सेक्शन डाल के, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4। तो इसके सब सेक्शन केवल आपको रीड करने हैं। अब देखो, दो चीजें आपको रीड करनी है खुद से। देखो, हमने इसकी बेसिक चीज पढ़ ली, 314 बीएनएस और सेक्शन 316 बीएनएस। ठीक है, ये दोनों चीज हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कैसे बनेगा, कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको इसके इलस्ट्रेशन रीड करने हैं। इलस्ट्रेशन घर पे रीड करने हैं, जो भी ना आए नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। क्लियर, उसके बाद 616 के जो सबसेक्शंस हैं, ठीक है, उसमें इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है, एग्रीवेटेड फॉर्म। ठीक है, इसे केवल आपको क्या करना है, रीड करना है, बस केवल वन टाइम, केवल एक बार आपको रीड करना है घर पे, वन टाइम। क्लियर, ये जो दो सेक्शन मैंने आपको कराए कॉन्सेप्चुअली कॉपी में, क्लियर, इसे आपको मल्टीपल टाइम आप रीड करना जब तक आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। बट इन दोनों चीजों को केवल एक बार आपको रीड करना है, सेक्शन 316 के सबसेक्शंस, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एग्रीवेटेड फॉर्म बताया हुआ है, और इन दोनों सेक्शन के इलस्ट्रेशंस। ये दोनों चीजें केवल एक बार आपको रीड करनी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या चीजें इसमें और कवर हो सकती है। क्लियर, बताइए, ये दोनों चीजें क्लियर? ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दो चीजें बची हैं आज के लिए हमारे पास। बहुत सरल है, वो भी केवल बेरेक्ट रीडिंग से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। एक मिस्चीफ और दूसरा क्रिमिनल ट्रेसपास, एक मिस्चीफ और दूसरा क्रिमिनल ट्रेसपास। क्लियर, तो ये करेंगे हम आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू। हाँ, मिस्चीफ देखो, हाँ चीटिंग बचा, चीटिंग करा देंगे, चीटिंग छोटा ही है। अब सारे देखो, अब जितने भी अपराध कॉन्सेप्चुअल, अब कुछ नहीं बचा डिटेल में कराने वाला। आ, जितने भी बचे हैं ना, सब बेरेक्ट से ही होंगे। ठीक है, बेरेक्ट पढ़ के, मतलब मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, बट बेसिकली हमें देखना क्या है, सारे अपराधों में मेन सीरियस और एक्टर सीरियस देखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं मिस्चीफ को देखता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखना। मिस्चीफ यानी कि 324 ऑफ बीएनएस। ठीक है, या फिर सेक्शन 425 आईपीसी, 425 आईपीसी। क्लियर, अब देखो ये क्या कहता है, अगर मैं इसका मेन सरिया देखूं, अगर मैं इसका मेन सरिया देखूं और एक्टा सीरियस, क्योंकि यही दोनों चीजें मिलकर तो क्या बनाएंगी, यही दोनों चीजें मिलकर तो अपराध बनाएंगी। क्लियर, यही दोनों चीजें मिलके ऑफेंस बनाएंगी। तो मिसचीफ का ऑफेंस किन किन चीजों को मिलके बनेगा, मेन सरिया देखो ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति इंटेंशनली, ठीक है, या फिर मतलब सिंपल आप लिख सकते हो कि मान लो अगर उसकी इंटेंट है, ठीक है, या फिर नॉलेज है, और नॉलेज भी किसकी, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड। क्लियर, यानी कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे ये हो सकता है, इस बात की नॉलेज है, या फिर इंटेंशनली आप उसी काम को कर रहे हो। ठीक है, इंटेंशनली उसी काम को कर रहे हो। क्लियर, किस काम को, लाइकलीहुड टू कॉज, लाइकलीहुड टू कॉज डैमेज, likelihood to cause damage or wrongful loss, or wrongful loss, or wrongful loss to the public property or person, to public property or person। क्लियर, ठीक है बेटा, यहां से ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? कोई बच्चा कमेंट में लिख दो, जिसको वॉइस ना आ रही हो वो रिजॉइन या रिफ्रेश करे, एक बार टाइप करके कोई बच्चा लिख दो, ठीक है,
क्योंकि जिसे वॉइस नहीं आ रही होगी, जिसे वॉइस नहीं आ रही होगी उसे ये भी सुनाई नहीं देगा कि उसे रिजॉइन करना है या रिफ्रेश करना है। तो एक कोई, हाँ लिख दो कि अगर ऑडिबल नहीं है तो एक बार रिजॉइन करें। क्लियर? अब देखो, मैं डैमेज करने की इंटेंशन से कोई एक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं डैमेज करने की इंटेंशन से कोई काम कर रहा हूं, किसी को रॉन्गफुल लॉस हो जाए इस इंटेंशन से काम कर रहा हूं, या फिर मुझे नॉलेज है मैं जो काम कर रहा हूं उससे किसी को डैमेज या रॉन्गफुल लॉस होगा, कैसे? कैसे? उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करके। ठीक है, मेरे उस एक्ट से क्या हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाए। क्लियर? या फिर destroy और diminish, destroy और diminish द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, या फिर मेरा एक्ट उसे इंजरी पहुंचाए, इफेक्ट इंजीरियसली, इफेक्ट इंजीरियसली। क्लियर? देखने में लंबा है, बहुत छोटा सा सेक्शन है। ठीक है, मतलब मेरे किसी एक्ट से किसी, मैं किस इंटेंशन से एक्ट कर रहा हूं कि उसे डैमेज हो कुछ ना कुछ, या फिर उसे रॉन्गफुल लॉस हो, और मेरे इस एक्ट से क्या हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, या उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म, या फिर डिमिनिश हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? या फिर उसे कोई ना कोई इंजरी हो जाए। क्लियर? अगर मेरे इस इंटेंशन से ये चीजें हो जाती हैं, मेरे इस एक्ट से इनमें से कोई भी चीज हो जाती है, तो मेरा एक्ट क्या कहलाएगा, मिसचीफ कहलाएगा। मेरा एक्ट क्या कहलाएगा, मिसचीफ कहलाएगा। एक बार मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन पे, फिर मैं दोबारा बोर्ड पर लेके आऊंगा, तब क्लियर होगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले आप निकालिए 324, 324 ऑफ बीएनएस। 324, देखो ध्यान से देखना। अब देखो ये कह रहा है कि हुएवर विद इंटेंट, यानी इंटेंशन टू कॉज, और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज। ठीक है, नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड, मतलब आप जो एक्ट कर रहे हैं उसकी आपको इंटेंशन है और नॉलेज भी है। नॉलेज कैसी? नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड की। क्लियर? कि आपके एक्ट से क्या होगा, रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज पब्लिक को या पर्सन को हो सकता है। क्लियर? मतलब ये सोचते हुए तो तुम काम कर रहे हो, ये सोचते हुए आप जो अपना एक्ट कर रहे हो वो ये सोचते हुए कर रहे हो कि मैं इस पर्सन को इंजरी पहुंचा दूं, इसकी प्रॉपर्टी को इसे क्या है, रॉन्गफुल लॉस पहुंचा दूं इसे, या प्रॉपर्टी को या पब्लिक को, ये सोचते हुए तुम काम कर रहे हो, और उस एक्ट से किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाए। क्लियर? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय या डिमिनिश हो जाए। ठीक है, या फिर क्या हो जाए, वो किसी भी रूप में इंजूरियसली इफेक्ट करे, सामने वाली पार्टी को इंजूरियसली इफेक्ट करे, मतलब उसे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए। क्लियर? तो आपका एक्ट क्या कहलाएगा, आपका एक्ट मिसचीफ कहलाएगा। जैसे मान लो कोई आए आपके घर को हथौड़े से तोड़ने लगे। ठीक है, मतलब आपको रॉन्गफुल लॉस कराने की इंटेंशन से वो आपके दीवार को तोड़ रहा है, तो दीवार को तोड़ना क्या है, मिसचीफ। दीवार को तोड़ना क्या है, मिसचीफ। आप स्कूल जाते हो, है ना, आप वहां पर रॉन्गफुल लॉस कराने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस टेबल तोड़ रहे हो, तो टेबल को तोड़ना क्या है, मिसचीफ। भैया आप टेबल को ले जा नहीं रहे चुरा के, एक्सटॉर्ट नहीं करा रहे, मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे, बट क्या है, उसकी उसकी वैल्यू को डिमिनिश कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्लियर? तो आपके जो एक्ट होगा सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने का, ये एक्ट क्या कहलाएगा, मिसचीफ कहलाएगा।
क्लियर, ये एक्ट क्या कहलाएगा, मिसचीफ। तो देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहली चीज कि आप जो काम कर रहे हो वो काम सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाने की इंटेंशन से या नॉलेज से करो, और आपके उस एक्ट से कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए या उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाए, या फिर सामने वाला कैसे भी क्या हो जाए, उसे इंजरी हो जाए, तो आपका एक्ट क्या कहलाएगा, ऑफेंस ऑफ मिसचीफ कहलाएगा। आपका एक्ट क्या कहलाएगा, ऑफेंस ऑफ मिसचीफ कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताइए, इतना क्लियर आपको, क्लियर। और देखो पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप जिसकी प्रॉपर्टी, मतलब जरूरी नहीं है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना चाहते हो, क्लियर, मतलब मेरी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना चाहते हो, है ना, तो मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है चाहे वो दूसरे की है, आप मेरी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना चाहते थे, मेरे पास किसी और की प्रॉपर्टी रखी थी, वो आपने तोड़ दी, तो भी आपको मिसचीफ के लिए लायबल करा जाएगा। तो इसमें ओनर होना जरूरी नहीं है, क्लियर। मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे डिमिनिश, उसकी वैल्यू को डिमिनिश या डिस्ट्रॉय करते हो या उसे डिस्ट्रक्ट कर देते हो, तो आप मिसचीफ के लिए लायबल कहलाओगे। बेटा मैंने अभी पूरा समझाया, आप अब बताऊं, आप कोशिश करते हो कि ये सेक्शन जो है जैसे लिख रहा है वैसे जो है समझ में आ जाए, ठीक है। हमें पर सेक्शन समझने के लिए हमें उल्टी तरफ से चलना पड़ता है, ठीक। तो इस बात को समझो कि मैं कोई एक्ट कर रहा हूं, मैं कोई एक्ट कर रहा हूं, उस एक्ट के करने के पीछे मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाऊं, ठीक है, या फिर मैं डैमेज पहुंचाऊं किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ मैं एक्ट कर रहा हूं, और उस एक्ट से सामने वाले की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर उस पर्सन को इंजरी हो जाए, तो मेरा ये जो एक्ट है, जो मैंने रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने की इंटेंशन से किया था, ये एक्ट मिसचीफ कहलाएगा, क्लियर। ये पूरा सेक्शन है। हाँ, पब्लिक का मतलब है पब्लिक प्रॉपर्टी, क्लियर, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई कोई भी चीज, क्लियर। तो whoever, अब सिंपल सी बात है, whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public person, ठीक है, causes the destruction of any property of any such change in any property or in situation thereof as destroy or diminish its value or utility or affect it injuriously commits mischief, commits mischief, क्लियर, ठीक है। ये मिसचीफ है, इसका आपको क्या करना है, आपको बस इनके इलस्ट्रेशन रीड करने हैं सारे, ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं और एग्रीवेटेड फॉर्म्स को रीड करना है, और कुछ नहीं करना, बस रीड करना है, बस रीड करना है। और उस कोई इलस्ट्रेशन अगर समझ में ना आए तो नेक्स्ट टर्न पे पूछना है, कोई एग्रीवेटेड फॉर्म में कोई सेक्शन समझ में ना आए तो अगले टर्न पे पूछना है, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या है मिसचीफ का, मिसचीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है केवल के साथ आप क्या करो, आप जो एक्ट कर रहे हो उसके पीछे आपकी इंटेंशन है या फिर नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड है कि आपके एक्ट से क्या हो, रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज हो, किसे, किसी पब्लिक को या पर्सन को, क्लियर, कैसे, उसकी प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करके, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिस्ट्रॉय या डिमिनिश करके, या फिर कैसे भी उसे इंजरी पहुंचा के, ठीक है, कैसे भी उसे इंजरी पहुंचा के। मैं बता तो रहा हूं, नॉलेज से भी हो जाएगा और इंटेंशन से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा यहां पे, क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर कोई एक्ट है जो आप रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने की इंटेंशन या नॉलेज से कर रहे हो, रॉन्गफुल लॉस कैसे, पब्लिक को या पर्सन को, कैस, ठीक है, और आपके एक्ट से क्या हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या फिर उसकी वैल्यू डिमिनिश या डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर कैसे भी इंजीरियसली इफेक्ट हो जाए, क्लियर। तो आपका एक्ट क्या कहलाएगा, मिसचीफ कहलाएगा।
इलस्ट्रेशन पढ़ोगे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इलस्ट्रेशन पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। नो जॉइंट प्रॉपर्टी मतलब बेटा किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो उज्जवल, उसके बाद मुझे बताओ ना। जॉइंट प्रॉपर्टी तो होती है कि जिसके एक से ज्यादा ओनर हो। नो जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है इसका एक ही ओनर हो। क्लियर। एक्सप्लेनेशन टू देख लो कि मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। अब जैसे मान लो आप मान के चलो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका ओनर ए बी है और बी बी है, जिसका ओनर ए बी है और बी बी है। अब ये देखो इस अपनी ही प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, बट ये प्रॉपर्टी बी की भी तो है, तो अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए भी ये मिसचीफ के लिए लायबल हो सकता है, मतलब बी इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है किसकी, मिसचीफ की। क्लियर। तो इसलिए लिखा हुआ है कि साहब मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एक्ट इफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट, मतलब मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करके मिसचीफ के लिए लायबल हो सकता हूं। क्लियर। क्लियर। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी किसी कंडीशन में मैं अपनी ही प्रॉपर्टी को डैमेज करके मिसचीफ के लिए लायबल हो सकता हूं। क्लियर। ये दोनों एक्सप्लेनेशन पे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको मिलेंगे, है ना, सारे इलस्ट्रेशन एक बार रीड करोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मिसचीफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, जैसे उज्जवल ये देखो लिख रहा है ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन अ हॉर्स शूट्स द हॉर्स। अब देखो क्या था, मान लो एक हॉर्स था, ठीक है, एक हॉर्स था, अब हॉर्स तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक हॉर्स था, इसे हॉर्स मान लो। ठीक है, अब ये दो लोगों ने मिलकर खरीदा था, ए ने और बी ने, तो भाई ये बी का भी पैसा लग रहा है, ए का भी पैसा लग रहा है। क्लियर। अब ए ने इसे क्या कर दिया, ए ने इस हॉर्स को शूट करके मार दिया, है ना, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया। एक ही भी तो है, एक ही भी तो है, इसने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, बट फिर भी ये मिसचीफ के लिए लायबल होगा, फिर भी ये मिसचीफ के लिए लायबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में अपनी प्रॉपर्टी को ही डैमेज करने के लिए आप मिसचीफ के लिए लायबल हो सकते हैं। क्लियर। ये लग रहा है ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विद जेड इन अ हॉर्स शूट्स द हॉर्स इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। उसने कहा कि साहब मेरे पैसे जाएंगे जाएंगे, बट जो है बी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं मैं। क्लियर। ए हैज कमिटेड मिसचीफ, ए हैड कमिटेड मिसचीफ। तो ये देखा जाएगा बस कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, डिमिनिश हो रही है, नहीं हो रही, और उससे किसी को और वो एक्ट आप दूसरे को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए या डैमेज पहुंचाने के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये दो मेंस री एक्टस रियस पूरे हुए ऑफेंस बना, मेंस री एक्टस रियस पूरे हुए ऑफेंस बना। तो बस मेंस री और एक्टस रियस को दिमाग में एकदम आप घोल लीजिए। क्लियर। तो आपको कोई कोई ऐसा इलस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाएगा। हाँ सपना, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब आपको देखो मिसचीफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक। क्लियर। हमें एक्टस रियस और मेंस रिया पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको घर जाके क्या रीड करना है, घर जाके सारे इलस्ट्रेशन रीड करने हैं। और देखो इलस्ट्रेशन रीड करने में मैं आपको बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन रीड करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, बट जरूर करना, ईमानदारी से करना। कुछ ना आए तो मैं बताऊंगा आपको, बट ईमानदारी से सारे इलस्ट्रेशन रीड करना, तभी मिसचीफ क्लियर होगा। और आज तक पेपर उठा के देखना, मिसचीफ पे जितने भी क्वेश्चन बने 99% इलस्ट्रेशन से ही बने आईपीसी के। क्लियर। इलस्ट्रेशन रीड करना, इसके साथ जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स है, जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स है मिसचीफ का, मतलब जो सबसेक्शंस हैं, उन्हें रीड करना, केवल रीड करना है। ठीक है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस एक बार रीड कर लेना। याद तो आपको बस एक्टस रियस और मेंस रिया करना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना है। तो कॉन्सेप्ट को तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवाइज करो, बट इस चीज को केवल एक बार रीड करना, और बिल्कुल ये पुख्ता हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक देखो, क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास।
अब देखो, मैंने फिर कहा केवल क्या देखना है हमें, एक्टस रियस मेंस रिया ऑफेंस बन जाएगा। एक्टस रियस मेंस रिया ऑफेंस बनाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक्टस रियस मेंस रिया ऑफेंस बनेगा। पहले तो सेक्शन देख लो, सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 441 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 441 ऑफ आईपीसी। निकिता प्रिया, ऐसे ही होगा बेटा, अब चीज पे अब जब धीरे धीरे ही सीखते हैं चीज, ठीक है। बेरेक्ट पढ़ना, अब एक दो सब्जेक्ट और पढ़ लोगे ना तो बेरेक्ट पढ़ना सीख जाओगे, और जो बेरेक्ट पढ़ना सीख गया उसके लिए लॉ वहीं पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर कोई भी बेरेक्ट हो, कोई भी लॉ हो, माइनर लॉ, मेजर लॉ, फिर उसे कभी कोई दिक्कत जीवन में लॉ पढ़ने में नहीं आती है ना। तो ये तो आईपीसी है, आईपीसी के साथ अभी आप एक दो सब्जेक्ट और पढ़ लोगे तो फिर सीधे बेरेक्ट पढ़ना सीख जाओगे। और बेरेक्ट पढ़ना सीख जाना, बेरेक्ट के प्रोविजन को तोड़ देना, ठीक है, और तोड़कर समझ लेना, तो यही लॉ पढ़ने की कला होती है। अब जो क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या करोगे, इसका एक्टस रियस क्या है, एक्टस रियस है एंटर अपॉन द प्रॉपर्टी, एंटर अपॉन, एंटर अपॉन द प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर, या फिर अनलॉफुली, या फिर अनलॉफुली रिमेनिंग इन द प्रॉपर्टी, अनलॉफुल रिमेनिंग इन द प्रॉपर्टी, अनलॉफुली रिमेनिंग इन द प्रॉपर्टी, अनलॉफुल रिमेनिंग इन द प्रॉपर्टी। क्लियर। अब देखो, अब ये किसी का हाउस है, अगर बी इसमें एंटर कर जाए बिना इसकी परमिशन के, तो ये क्या है, ट्रेसपास। ध्यान से समझना, अगर मैं बिना किसी इंटेंशन के, मैं तो बस सीधे ए के घर में घुस गया, बी ए के घर में घुस गया बिना उसकी परमिशन के, डेट इज ट्रेसपास। क्लियर। या फिर बी ए के घर में परमिशन लेके घुसा, क्लियर, बट मान लो परमिशन थी 1 घंटे की, और ये 1 घंटे के बाद घर में ही छुप गया, यानी कि अनलॉफुल रिमेनिंग इन द हाउस। क्लियर। वो हाउस में 1 घंटे के लिए तो लॉफुल था क्योंकि 1 घंटे की परमिशन थी, बट उसके बाद भी वो घर में छुपा रहा, तो अनलॉफुल रिमेनिंग अगर करेगा, वो घर में एंटर कैसे करा, परमिशन से, तो तब तो ट्रेसपास नहीं हुआ। बट अगर जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा वक्त तक के लिए अगर वो अपने आप को वहां पर रख लेता है, छुपा लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेसपास कहलाएगा। क्लियर। तो मान लो आप किसी के घर में घुसते हो विदाउट हिज परमिशन, या फिर आप वहां पे अनलॉफुली रिमेन हो जाते हो, अनलॉफुल अपने आप को वहां पर रोक लेते हो। क्लियर। तो देखो ये क्या होता है, ये दोनों चीजें कहलाती हैं ट्रेसपास, ये दोनों चीजें कहलाती हैं ट्रेसपास। और अगर आप यही ट्रेसपास, अगर आप यही ट्रेसपास कैसे कर रहे हो, इंटेंशन से, किसकी इंटेंशन से, ऑफेंस करने की इंटेंशन से कर रहे हो, या फिर उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसे परेशान एनॉय करने के लिए, ठीक है, या फिर उसे इंटिमिडेट करने के लिए, मतलब डराने धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए कर रहे हो, या फिर कोई अपराध करने के लिए कर रहे हो ट्रेसपास, तो ऐसा ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। तो ट्रेसपास तो सिंपल है, ट्रेसपास तो सिंपल है, आप किसी की परमिशन के बिना किसी के प्रॉपर्टी में अगर एंटर कर जाते हो, डेट इज ट्रेसपास। या फिर परमिशन से एंटर कर रहे हो, बट जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा अपने आप को वहां पर रोक लेते हो, डेट इज ट्रेसपास। और अगर आपने वो ट्रेसपास ऑफेंस करने की इंटेंशन से किया है, या फिर उसे एनॉय या इंटिमिडेट या उसे इंसल्ट करने की इंटेंशन से किया है, तो वही ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। जैसे मैं आपके घर में घुसा कि साहब मुझे आपका घर घूमना है 1 घंटे के लिए, मैं घूमा 1 घंटे और अपने आप को कहीं पर बेड के नीचे छुप गया। क्लियर। बेड के नीचे छुप गया, 1 घंटे के बाद मेरा जो छुपना है वो ट्रेसपास बन जाएगा। और यदि मैं छुपा हूं रात में चोरी करने के लिए, तो यही ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाएगा।
क्लियर, मैं किसी के घर का दरवाजा तोड़ के या फिर किसी के घर में बिना पूछे मैं अंदर चला जाऊं उसका मर्डर करने के लिए, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर मैं किसी के घर में एंटर हो रहा हूं चुपके से चोरी करने के लिए, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। तो चोरी तो होगी होगी, क्रिमिनल ट्रेसपास भी होगा। हर चोरी में क्रिमिनल ट्रेसपास होता है लगभग। क्लियर, हर चोरी में लगभग क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में केवल ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेसपास करना, ट्रेसपास का मतलब है किसी के घर बिना पूछे घुस जाना या फिर परमिशन से जाना, बट जितनी परमिशन है उससे ज्यादा अपने आप को वहां रोक देना, ट्रेसपास होता है। अगर आप यही ट्रेसपास ऑफेंस करने की इंटेंशन से या फिर इंसल्ट एनो या इंटिमिडेट करने की इंटेंशन से करते हैं तो यही ट्रेसपास क्या बन जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए। सिंपल, बहुत सबसे सिंपल सेक्शन है ये। क्लियर, एक बार बेरेक देख लीजिए। थ्री 29 देख लो एक बार। ठीक है, बस ये पढ़ना है, इसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स आपको मतलब केवल रीड कर लेने हैं भाई। ये सारे ऑफेंस हैं कि इनका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, बाकी इनके सबसेक्शंस आपको बस रीड करने हैं। ठीक है, जैसे देखो, whoever enters into or upon a property in the possession of another। ठीक है, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो, क्लियर, जो कि किसी दूसरे की पोजीशन में, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और हैविंग। अब देखो दूसरी चीज, अगर आप किस ऑफेंस करने के लिए घुस रहे हो या फिर उसे एनॉय या इंसल्ट या इंटिमिडेट करने के लिए घुस रहे हो तो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। ये कह रहे हैं हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू अपॉन सच प्रॉपर्टी, आप घुसे तो लॉफुली थे, परमिशन के साथ थे, बट अनलॉफुली रिमेन्स देयर विद द इंटेंट देयर बाय इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय एनी सच पर्सन और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज सेड टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। क्लियर, तो ये पूरा सेक्शन जितना भी लिखा है वो पूरा सेक्शन मैंने आपको बोर्ड पर इसे आसान भाषा में आपको समझा दिया है। क्लियर, ये इसका एग्रीवेटेड फॉर्म है कि अगर मान लो आप किसी साधारण प्रॉपर्टी में घुसोगे तो क्रिमिनल ट्रेसपास, बट आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे घुसोगे, क्लियर, या फिर किसी ऐसी जगह घुसोगे जहां पर प्रॉपर्टी की कस्टडी है, किसी के लॉकर रूम में आप घुस गए चोरी छुपे। क्लियर, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्रिमिनल ट्रेसपास ना बोल के इसे बोलेंगे हाउस ट्रेसपास। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हाउस ट्रेसपास। क्लियर, तो एग्रीवेटेड फॉर्म्स बस आपको रीड करने हैं। हाउस ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट क्या होता है। क्लियर, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो मेन जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो बार बार आपके दिमाग में मतलब बार बार आपको पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाए, फिट हो जाए, वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, केवल जो मैंने आपको समझाया है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा डिफेमेशन, क्रिमिनल अटेम्प्ट, चीटिंग। क्लियर, और वेजिंग वॉर, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं अब। क्लियर, मिस्चीफ और ये ट्रेसपास हो गया। अब क्या है, चीटिंग, वेजिंग वॉर, डिफेमेशन और क्रिमिनल अटेम्प्ट, ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद एक क्लास केवल मुझे लेनी है न्यू ऑफेंसेस की, जो 3-4 न्यू ऑफेंसेस है इंपॉर्टेंट, वो आपको कराने हैं। नेक्स्ट क्लास देखो मैं इसी वीक में बीच में कभी भी लगा दूंगा, है ना, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं फ्री हूँ, टाइम है थोड़ा सा, तो मैं उस दिन बीच में लगा दूंगा। मतलब आपका नेक्स्ट संडे तक मुझे 2 क्लास लेनी है, मैं ले लूंगा 2 क्लास, आपका पूरा करा दूंगा। बेटा अगर सब्जेक्ट के एंड में आके भी अगर फास्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा सब्जेक्ट समझने का। और अब बिल्कुल फास्ट नहीं था, मैं इसे तो 1 घंटे में करा देता जो मैंने 1.5 घंटे में कराया है। रागिनी वर्मा, बेटा थोड़ा सा स्पीड तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। थैंक यू शिखा त्रिपाठी। इसके बाद पहले आपको कॉपी को ही, क्लास नोट्स को ही एक बार पूरी तरह से रिवाइज करना चाहिए।
और जितने भी ऑफेंस मैंने डिटेल में कराए हैं उनके इलस्ट्रेशन और एग्रीवेटेड फॉर्म्स आपको पहले रीड करने चाहिए। हाँ, रुशियल में था, माना जाएगा। शालिनी बेटा अपना क्वेश्चन दोबारा भेजना जरा। शालिनी श्रीवास्तव, अपना क्वेश्चन एक बार फिर से भेजना। पनिशमेंट वाला चैप्टर मैं बेरेक से एक बार करा दूंगा आपको, है ना। पनिशमेंट वाला चैप्टर मैं बेरेक से आपको करा दूंगा मन श्रीवास्तव, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, पर आप बोल रहे हो मैं करा दूंगा। मैं उसे टॉपिक में भी नहीं रखता, बट आप बोल रहे हो तो मैं उसे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा क्लास तो थी, मैंने तो इतनी बार बताया था संडे में लूंगा, संडे में लूंगा उज्जवल, संडे में लूंगा। हाँ ठीक है सुप्रिया, ठीक है, वो मैं भूल गया था, हर्ट ग्रीवियस हर्ट भी कराऊंगा। मैं डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो बीच में मैं करा चुका, जैसे डिसऑनेस्ट की करानी थी मुझे, इलीगल की करानी थी, है ना, ये मेन मेन करानी थी, बाकी डेफिनेशन तो आपको बेरेक्ट से रीड करनी है केवल। मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लूंगा ये बताने के लिए कि आपको कैसे हैंडल करना है बीएनएस को, अब एक बार कंप्लीट होने के बाद कैसे रिवाइज करना है, किन किन चीजों को रिवाइज करना है, और बेरेक्ट से क्या क्या चीजें रीड करनी है, क्या क्या नहीं करनी। ठीक है, मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लूंगा आपकी ये चीज बताने के लिए। ठीक है, सेक्शन 3 और 4 एक्सटॉर्शन का सब सेक्शन, अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट तो नेक्स्ट क्लास में होगा ही, वेजिंग वॉर क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट ही तो है। हाँ हाँ बेटा, जितने भी टॉपिक मैंने लिखाए हैं सारे पूरे कराऊंगा मैं, है ना, आप बेफिक्र रहिए। आयुष, मैं बताऊं आपको क्या बचा है। देखो, काउंटर फीटिंग हार्बर, ये 5-5 मिनट का है, केवल बेरेक रीड करते हैं हम, कुछ नहीं करते इसमें, काउंटर फीटिंग और हार्बर। क्लियर, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिफेमेशन, क्रिमिनल अटेम्प्ट, वेजिंग वॉर और चीटिंग, जबकि चीटिंग मैंने लिखवाया नहीं था, फिर भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चीटिंग, डिफेमेशन, क्रिमिनल अटेम्प्ट और वेजिंग वॉर, ये चार मुझे अगली क्लास में कराने हैं। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हल्का सा पनिशमेंट बता दूंगा और नए ऑफेंसेस कराऊंगा। मतलब मेरे हिसाब से तो यही मुझे कराना है, बाकी आप जो कहेंगे वो मैं और करा दूंगा। एक क्लास तो मैं ले लूंगा जिसमें आपको मैं बता बता दूंगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। हाँ, और हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, आयुष। क्रिमिनल ट्रेसपास में बस इतना ही करना है, मैंने बताया ना, क्रिमिनल ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया कि होता क्या है, इसका एग्रीवेटेड फॉर्म्स आपको रीड करने हैं। ठीक है, इसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स रीड करने हैं। हाँ आयुष, वो उज्जवल जा सकते हो। जितनी भी लगे, मैं तो कह रहा हूँ 3 ना लगे, 4 लगे तो 4 भी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ। एक तो संडे में अगले में होगी, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास 2 घंटे की वीक में कभी लगा लूं, जिस दिन मैं फ्री रहूं, है ना। हेल्थ सही है मेरी बेटा, बिल्कुल। 1 मिनट वेट करिए, आप 1 मिनट वेट करिए।
अगली क्लास में होगा डिफेमेशन, डिफेमेशन और क्रिमिनल अटेम्प्ट दोनों, चीटिंग और वेजिंग वार, चार ये अगली क्लास में होंगे। उससे अगली क्लास में हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, हार्बर, काउंटरफीटिंग और नए ऑफेंस कराऊंगा। मैं करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, पेशेंस रखा करो, सब हो जाएगा। शालिनी श्रीवास्तव, बेटा तीनों चार में तो तुम्हें पढ़ के समझ में नहीं आ रहा क्या? भाई अगर वो एनी इंजरी का मतलब है अदर देन डेथ और ग्रीवियस हर्ट, है ना, क्योंकि अगले में डेथ और ग्रीवियस हर्ट को स्पेसिफिकली कर दिया है। अगर मैंने एक्सटॉर्शन के लिए फियर रखा हुआ है डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, तो 7 साल तक की सजा है। और अगर किसी भी अदर इंजरी का कि साहब मैं 2 लाख रुपए कल तक आ जाए वरना मैं तुम्हारे खिलाफ डिफेमेशन स्टेटमेंट छाप दूंगा, ये क्या है, ऑफ एनी इंजरी में आ जाएगा वो, उसमें 2 साल तक की सजा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें लिखा हुआ है 324(6) में अमन श्रीवास्तव, मतलब आप मिसचीव कर रहे हो, मिसचीव करते में आपने क्या करा है, आपने प्रिपरेशन करी थी कि अगर कोई बीच में आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा। क्लियर? अगर ऐसी प्रिपरेशन के साथ मिसचीव कर रहे हो, ऐसी प्रिपरेशन के साथ मिसचीव कर रहे हो कि अगर मेरे मिसचीव में कोई बीच में आया तो मैं जान से मार दूंगा, तो आपकी सजा 5 साल तक की हो सकती है। अटेम्प्ट का तो चार्ज नहीं लगेगा, जब स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया है तो सीधे सबसेक्शन 6 में बनाएंगे ना लाइबिलिटी। 308 का सेक्शन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में अंतर इतना है कि उसमें एनी इंजरी लिखा है, और यहाँ पर सबसेक्शन 4 में यानी 87 में लिखा है डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सही तो लिखा है। सिचुएशन बेस बेटा मैंने बताया है सर, पहले बताया मैंने, सिचुएशन बेस एक कराया भी है आपको। ठीक है, एक बार देखना, अनसाउंडनेस में मैंने सिचुएशन बेस ही कराया है आपको कि कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, तो उसे देखो एक बार। हाँ करवाऊंगा, अभिषेक शर्मा हर्ट ग्रीवियस हर्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, शालिनी श्रीवास्तव, सेक्शन 308 जो एक्सटॉर्शन का है उसका सबसेक्शन 3 और 4 में केवल इतना ही है कि अगर आप एक्सटॉर्ट कर रहे हो किसी को इंजरी पहुंचाने के डरा के, इंजरी का डर दिखा के, तो 2 साल तक की सजा होगी। वहीं पर अगर एनी इंजरी ना हो के वहां डेथ और ग्रीवियस हर्ट का फियर अगर आप उसके मन में रख के एक्सटॉर्ट कर रहे हो, तो फिर सजा 5 साल तक की हो जाएगी।
हाँ, कल से सीपीसी के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस कल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। और उसके बाद फिर वही टॉपिक जो लिस्ट ऑफ टॉपिक में लिखा ही चुका आपको पूरे, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक में जितने टॉपिक लिखा है उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाकी नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके देन, थैंक यू सो मच।